उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे तो फिर वो मैं जो है ना देख लेता हूँ। चलिए जी, परसेंटेजेस से एक दो और कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते जो इसी से ही निकले हुए हैं, तो वो मैं थोड़ी समझा देता हूँ। अब क्या करता है कभी कभी कि परसेंटेजेस के टाइप के क्वेश्चन देके आपसे ये पूछता है कि बताएं कोई कितना सेव कर रहा है। फिर ये भी पूछ सकता है कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है। कभी कभी ये कहता है डिस्काउंट दे देता है इन परसेंटेजेस, और ओरिजिनल प्राइस का पूछता है। ठीक है, और कभी कभी ओरिजिनल सर प्राइस और डिस्काउंट दोनों दे देता है, और ये पूछता है कि अब बताएं उसको कितने में पड़ी हुई होगी कोई भी चीज अगर कोई सर खरीदता है। जी बेटा। सर जी इनहेरिटेंस इसमें आता है। जी इनहेरिटेंस और पार्टनरशिप आती है ना, उसके प्रॉब्लम भी होते हैं ना। जी 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 बिल्कुल। देखिए मेरा सेम ही है। सेम क्या मतलब, आप किसी चीज को सेम नहीं कह सकते। सिंपल ये है परसेंटेजेस हैं नहीं कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद वो किसी चीज का भी अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दे देता है तो आप इस लायक होने चाहिए कि आप उसे खुद सॉल्व कर लें। जी सर। ठीक है जी। और ये इनहेरिटेंस का जो आप पूछ रहे हैं एग्जैक्टली उसमें भी यही होता है कि लेट से अगर कोई फोत हो गया और उसके बाद उसके 3 बेटे थे। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और उसने खुद ये लिखा था कि मेरे फलां बेटे को 20% मिलना चाहिए, फलां को 30% और फलां को 10%, बाकी जो 40% है वो ईजी फाउंडेशन में जमा करवा दें। ठीक है, और फिर ये पूछे कि अब बताएं सबको कितना कितना आएगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ तो फिर वो सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आ गई तो मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि एक लेट से अल्लाह ना करे कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की मर जाती है और उसकी बैंक अकाउंट में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10 मिलियन है। ठीक है, बल्कि ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, 1 करोड़ रुपए, और उसने ये वसीयत की है कि मेरी 20% जो जायदाद है वो ईजी को दे दें, ईजी फाउंडेशन। 30% जो है वो शौकत खानम को दे दें। मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बाकी बचा 50%, तो कहता है 40% जो है वो चले 40% से कोई हॉस्पिटल बिल्ड करें। दैट इज नॉट पॉसिबल, आई नो। 1 करोड़ में इतना कुछ नहीं हो सकता, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बाकी कहता है बाकी जो परसेंट बचा वो मेरे जो 2 बेटे हैं उनमें इक्वली डिवाइड करते हैं। बाकी कितना बचेगा बचा? 10, 20, 30, 30, 40, कितना हो गया? 10 लाख 10%। ठीक है, 10 अब बचेगा। जी जी 10 बचेगा। अब मैंने कहा मेरे जो 2 बेटे हैं, जो बंदा है, जो 2 मेरे बेटे हैं उनमें इक्वली डिवाइड करें बकाया। अब बकाया कितना है? 10 है। अगर मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच मींस ईच वन विल गेट 5%। 5। अच्छा, अब मैंने ये पूछा था हाउ मच अमाउंट विल द ईच सन गेट। अब ये जो मेरी तफसील थी ना 20%, 30%, 40%, आई डैम केयर अबाउट दिस। मुझे ये है कि 5% ऑफ में 1 करोड़ निकालूं, बस मेरा वो आंसर है। बाकी की डिटेल फालतू है, जस्ट मुझे डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 5% ऑफ आप 1 करोड़ लेंगे तो क्या मेरे ख्याल से 5 लाख आएगा। तो ईच सन विल गेट 5 लाख, सिंपल एज दैट। यस सर 5 लाख। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये सारे देखें, फिर आपसे पूछे कि बताएं ईदी को कितना अमाउंट जाएगा इन टोटल, एग्जैक्ट अमाउंट में पूछे, बताएं शौकत खानम को कितना जाएगा, बताएं हॉस्पिटल बिल्ड करने में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है, या फिर ये कहे कि इन टोटल दोनों बेटे कितना लेंगे तो वो 10 लाख हो जाएगा। ठीक है जी, कहने का मकसद ये है कि आपको परसेंटेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आए, उसके बाद वो जो क्वेश्चन दे आप कर लें। ठीक है, सेविंग्स का मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। कभी कभी ये कहता है कि कोई चीज़ है जो 1,000 रुपए में बिक रही है। मैं अमाउंट ऐसे ले रहा हूँ जो मुझे करने में आसानी हो, थोड़ा टाइम हमारा बचे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे लाजमी नहीं 1,000, 2,000, 1 करोड़ सीधे नंबर हो। वहाँ पे जाहिर सी बात है 4,560 रुपए भी हो सकते हैं, तो आप उस हिसाब से रेडी रहें। चलें, कोई चीज़ है 1,000 रुपए में मिल रही है, उसकी ओरिजिनल प्राइस ये है RS। ठीक है, चलें, आफ्टर डिस्काउंट उसको पड़ रही है 900 की, कोई भी एक चीज़ है। ठीक है जी, अब आपसे अगर पूछे कि बताएं इस पे डिस्काउंट कितना आया, वो तो सिंपली आपको नजर आ रहा होगा कि 10%। 10%, जी जी 10%। लेकिन आपको पता कैसे चले कि ये 10%? अगर बड़े नंबर्स में होता, मैं मिसाल देता हूँ 4,250 रुपए और नीचे होता 12,017 रुपए, फिर तो मुश्किल हो जाता। ये तो यहाँ से ही नजर आ रहा है कि क्या चक्कर है इसका। तो जब अगर आपको ये कहे कि एक चीज है उसकी ओरिजिनल प्राइस ये दी हुई है, ये ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है,
और ये आफ्टर डिस्काउंट है अगर आप देखें तो, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो गैप है ना, इसको ये दो नाम दे सकता है। कभी कहता है कि बताएं कि उस पर कितनी डिस्काउंट मिली है उसे, और कभी कभी कहता है कि लेट से अगर अली ने एक शॉपिंग की थी तो वो कहेगा अली ने सेव कितना किया है, कितना परसेंटेज किया है, ठीक है। अमाउंट तो आप आसानी से निकाल लेंगे, जस्ट 1000 से 900 माइनस करेंगे। चलें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेजेस के लिए एक चीज 1000 की थी और 900 की मिली, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि पार्ट जो है वो 900 है, टोटल जो है 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो ये कितना आ जाएगा परसेंटेज में, 90%। 90। यस सर। ये है ओरिजिनल से हट के 90%, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना मिला होगा, आप सिंपली 100% ऑब्वियसली माइनस 90% करेंगे तो कितना डिस्काउंट मिला बच्चा, 10%। जी सर। जी सर। दूसरा तरीका ये था कि आप देखिए कि इनका गैप कितना है अमाउंट में, तो आप कहेंगे सर वो तो 100 रुपये है, तो फिर आप डायरेक्ट भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं कि उसने 100 रुपया बचाया जब उसने 1000 रुपए की शॉपिंग की, ठीक है। तो बस सिंपली ये गए तो बचा 10%, तो इसका मतलब है 10% उसने सेव किया या 10% उसे डिस्काउंट मिला। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। आप लोग खुद घुमा फिरा के जिसको जो तरीका आसान लगे, जिसमें टाइम कम लगे, वो यूज करें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि परसेंटेजेस का क्या है। चलें, एक ये चीज है, एक ये भी है कभी कभी कि वो ओरिजिनल अमाउंट दे देता है इन नंबर, यानी कि लेट से मैं कहता हूँ 1200। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट, ठीक है, या फिर यूं कह लें कि वो ये कहता है कि ही विल सेव 30%। तो उसके बाद आप तो कहे कि आफ्टर द डिस्काउंट या आफ्टर द सेविंग अमाउंट कितनी होगी, तो फिर वो हम कैसे निकालेंगे, उसका एक थोड़ा सा रूल ऑफ थंब लिख लें। उसका ये है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ऑब्वियसली माइनस सेविंग्स, कितना मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू वो अमाउंट जो आफ्टर सेविंग्स मेरे पास आएगा, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट कह लें, ठीक है। ये नोट कर लें। अब वो जो 1000 वाला एग्जांपल था उसको हम देखते ना, तो ये ऐसे हो जाता कुछ, 1000 ओरिजिनल प्राइस थी माइनस सेविंग्स में हमेशा परसेंटेजेस में आएगा। अब सेविंग्स को हम कैसे रखेंगे कि 10% मैंने कहा था ना। जी जी भाई। हाँ। लेकिन लिखना पहले स्टेप में ये होता है, मैं समझा दूं जिन्हें पता नहीं है 10/100 क्या है। तो 10% ऑफ ओरिजिनल, ठीक है, 10% ऑफ ओरिजिनल, ये हो गया आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 10% ऑफ ओरिजिनल विच मीन्स 10% ऑफ 1000, वो आप निकालेंगे तो 100 आएगा, 1000 से 100 माइनस करेंगे तो 900। तो इफ any shoe is being sold, actually the original price of the shoe is 1000 and there is a 10% discount on it, after discount amount will be 900. Is there anything wrong with it or any issue इसमें? नो सर। जी जवेरी, आप पूछ रहे थे ना कि सर क्या है फॉर्मूला, वो मैंने लिख दिया, आप देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा आई गेस, ठीक है जी। वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ओरिजिनल माइनस सेविंग, बस। फिर वो डिपेंड करता है, परसेंटेज में दिया हुआ है तो आपको थोड़ा परसेंटेजेस की साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं घुमाता, ओरिजिनल में थोड़ी छोटे लिखता हूँ, ओरिजिनल माइनस सेविंग मेरे पास आ रहा था आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। वो जो मैंने किया था ना कि 1900 दिया हुआ था और मैंने पूछा था डिस्काउंट कितना है या यूं कह लें सेविंग कितना है, तो फिर उसके लिए हम क्या कहते हैं कि भाई ओरिजिनल दिया हुआ है 1000 सॉरी, ठीक है, माइनस सेविंग का पता नहीं था, आफ्टर डिस्काउंट था 900, तो फिर आप क्या कहते हैं 1000 को वहीं रखें, माइनस 900 कर दें इधर, और ये माइनस एक्स उधर आएगा तो पॉजिटिव एक्स, तो एक्स का इन अमाउंट नंबर आ गया हमारे पास 100 रुपए, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप सिंपली 100 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो परसेंटेज में भी आपको आ जाएगा। अगर जस्ट अमाउंट में पूछे तो आप जस्ट अमाउंट बताएं, अगर परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज बताएं, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें एक चीज ये भी कर सकता है कि ओरिजिनल माइनस सेविंग्स माइनस आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट।
अब उसने कह दिया आफ्टर डिस्काउंट उसको मिल रहा है 900 में, मैं उसी एग्जांपल को कैरी कर रहा हूँ अलग अलग तरीकों से, ठीक है। कितने का लीजिए 900 का। अच्छा वो कह रहा है भाई उसको डिस्काउंट मिला है 10% का। अब ये बताओ उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे x माइनस 10% ऑफ x है, ये 10% ऑफ ओरिजिनल, हमेशा ये याद रखिए। सेविंग्स जो है वो जो परसेंटेज दिया हो मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल होगा, तो जिसका मतलब हुआ 10% ऑफ ओरिजिनल। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, चलिए ये हो जाएगा x माइनस कैंसिल 1/10x इज इक्वल टू 900, ठीक है। इनका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस x इज इक्वल टू 900। चलें जी, तो ये 10 उधर 10x है, ये सॉरी 10x माइनस जस्ट 1x। ये एलसीएम तो चक्कर समझ में आ रहा है ना आपको? जी सर। यस सर। सिंपल है, इसके ये कुछ नहीं, तो 10x माइनस जस्ट x इज इक्वल टू 900। अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे थोड़ा बताएं x क्या आ रहा है आपका। साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़े हैं, ये हो जाएगा 9x अपॉन में 10 है 90 100 900 था ना, चलिए मैं कर देता हूँ, नहीं तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय मल्टी 10 10 जी, तो ये हो जाएगा 9000। अच्छा इधर 9x था हमारा, 1000 x इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 ये x इज इक्वल टू 10,000। चलें जी, ओरिजिनल 10,000 आ गया सर 1000 जी। 900 सर डिवाइड कर रहा है ना उससे। जी जी 1000 होगा 9000 1000 ही सर का है बेटा, 1000 नॉट 1000 ही आपने का है। 10,000 चलें 10,000 बोला। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, माफ कर देंगे ना अब? सर इतनी बार सॉरी कहने की कोई ठीक नीड है, है, ठीक है सर, मैंने ठीक ऐसे ही बोला क्योंकि किसी को ठीक है, नहीं इशू नहीं ना नहीं, हो। आपने बिल्कुल ठीक किया, गलती जहाँ हो बता दिया करें, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझते हैं हाँ शायद यही आंसर होगा, तो जिन्हें अगर कोई इशू नजर आए तो वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर दिया करें उसी टाइम। चलें जी, ये समझ आ गई आपको यस यस सर। सर। कि मैं लास्ट टाइम थोड़ा जो है ना ये रिपीट नहीं करूंगा, टाइम इतना नहीं है, जस्ट एक दे देता हूँ कि आपको परसेंटेजेस में या सेविंग्स में डिस्काउंट में कहाँ कहाँ वो नॉर्मली फंसा सकता है। तो भाई आप सिंपली याद करें, ओरिजिनल अमाउंट कह लें, प्राइस कह लें, जो भी जो चीज़ हो, कभी कभी इन्वेस्टमेंट होता है कुछ भी, या इनहेरिटेंस कुछ भी, यानी कि अमाउंट, अच्छा सॉरी, माइनस सेविंग्स, ठीक है। सेविंग के लिए ये याद रख लें कि अगर परसेंटेजेस में हो तो वो परसेंटेज में एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 10% है, ये हमेशा 10 नहीं रहेगा, वो जो गिवन होगा गिवन परसेंटेज, चलिए इसको मैं n% कर देता हूँ, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल, ठीक है, इज इक्वल टू आफ्टर डिस्काउंट या आफ्टर सेविंग, जो भी आपके लिए। अब आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद देखें कि क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है जी। अगर परसेंटेज गिवन है, ओरिजिनल भी गिवन है, तो इसका मतलब है आप आफ्टर डिस्काउंट सिंपली निकाल सकते हैं। या फिर ये है कि ओरिजिनल गिवन है, आफ्टर डिस्काउंट गिवन है, तो आप फिर भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि आप तीन में से दो चीजें गिवन है। तीसरा चक्कर क्या हो सकता है, चलें अमाउंट भी गिवन है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या सेविंग भी गिवन है, और फिर आपसे पूछे तो आफ्टर सेविंग क्या अमाउंट बनेगी, आफ्टर डिस्काउंट क्या अमाउंट बनेगी, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। इसमें कोई इश्यू है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, परसेंटेज क्लियर हो गया? सर इट्स ओके, ओके ओके सर, आगे चलें। ठीक है, मैसेजेस में देख लें जी सर। अच्छा, जो 28 का किसी ने पूछा था, अब आप खुद ट्राई करिए एक दफा उसको, मुझे नाम याद नहीं है अभी स्टूडेंट का, उन्होंने मैसेज किया था सर 28 को देख लें। कल्पना थी आई थिंक सर। अच्छा, सर नहीं 28 में आया था, 29 था वो। 28 भी किसी ने मैसेज करके पूछा था, 29 भी होगा, ठीक है। जी सर 28 में जो डेटा है ना उसमें शायद नंबर्स में कुछ है मसला, मैं वो आप देखता बता हूँ, दें। अच्छा हो सकता है, मैं एक दफा दोबारा देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुस्कान रेज्ड अ हैंड, मुस्कान, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स देन।
यस सर 28 में मसला है, 27 हो गया था। अच्छा ये यस सर मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? 27 हो जस्ट गया अ था। सेकंड, मैं ये सब रिकॉर्डिंग मुझे भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था। की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का एक दो दिन हमने डिस्कस किया ऐसे बीच बीच रैंडमली, सर लेकिन जी प्रॉफिट और लॉस मार्कअप ये भी आते हैं ना? जी जी बिल्कुल आते हैं बेटा। देखें, अब मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया, सेविंग्स पढ़ा दिया, डिस्काउंट पढ़ा दिया। अब परसेंटेजेस में पता नहीं कौन कौन से एरियाज हैं, अब आप खुद देखें ना। मैं बैठ बैठ के एक एक को तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें हमारा टाइम बहुत जाएगा। अब जस्ट परसेंटेज पे हमारा दूसरा दिन आज चला गया है, अब स्क्वायर रूट पे हम आए। ऐसे सेट पे भी हमारे 2 दिन चले गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको जनरल आइडिया दे दूं, उसके बाद आप खुद मैदान में उतरें और खुद करें। जहाँ पे इशू हो मुझसे पूछ लें, ठीक है। मैं थोड़ा आपको अब प्रॉफिट उसका पूछ लिया है तो मैं जस्ट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, स्पेसिफिकली वो जो थोड़े टर्म्स हैं उनके। ठीक है, ये आप नोट कर ली जी क्योंकि सर। मैंने ये स्लाइड में नोट नहीं किए हुए। देखें, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब का क्या सीन होता है देख लें। सिंपली अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट का सिंपली ये सीन होता है कि वो बराबर होता है सेल्स, या फिर वर्ड रेवेन्यू भी यूज होता है, दोनों का मतलब वही है, माइनस कॉस्ट, जिसके लिए कभी कभी वर्ड एक्सपेंस भी यूज होता है, दोनों का मतलब यही है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल लेमैन की तरह एक एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ कि अगर एक चीज जो उसने बेची है 80 रुपए की और उस पर खर्चा आया था बनाने का 30 रुपए, तो उसका प्रॉफिट हो गया 50 रुपए। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग तो यहीं से होगा ना, छोटे छोटे अमाउंट से। दूसरा ये है कि एक मंथ यस में सर। सेल्स माइनस कॉस्ट है ये। दूसरा ये है कि सेल्स और कॉस्ट का कभी कभी फंक्शन भी दिया हुआ होता है। ठीक है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, लाजमी नहीं ये हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ऐसी चीजें, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर फिर वो आपसे पूछे और वो कह रहा है कि ये जो है एफ ऑफ एक्स शो करता है सेल्स इन डॉलर्स, लेट्स से, ठीक है, और एक्स शो करता है, वो चीजें आपको बताएगा। एक्स शो करता है नंबर ऑफ लेट्स से सॉक्स, जुराबें कितनी उसने बेची हैं। ठीक है जी, अब अगर वो कहता है कि द नंबर ऑफ सॉक्स सोल्ड इन अ मंथ आर 100, सही है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल्स, तो सिंपली आप एक्स की जगह वो 100 पुट करेंगे और जो आंसर आ रहा है वो रख लेंगे। ऐसे ही कभी कभी कॉस्ट का फंक्शन दे देता है कि यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, कॉस्ट का फंक्शन है जी 3x एंड प्लस 2। ठीक है, और वही सॉक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। तो वही सेम कि सॉक्स भी 100 बने थे, तो अब बताएं टोटल खर्चा इन पे कितना आया, तो आप कहेंगे ठीक है 100 डाल दिया इधर प्लस 2, जो भी आंसर आया आ गया 302 आएगा, तो ये टोटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब ये था कि सेल्स का उसने अलग एक फंक्शन दिया जिसको हमने सॉल्व किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो 400 आया। ठीक है, एट एक्स 100, एक्स जो था हमारा नंबर ऑफ सॉक्स था, नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड था, और एक्सपेंस क्या था, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड जो थे 100, उन पे खर्चा आया था। हमने देखा वो जो फंक्शन वो उसने दिया हुआ था स्पेसिफिक, ठीक है, वो था 302। अब मुझसे अगर प्रॉफिट पूछे तो मैं कहूँगा 400 माइनस 302, तो वो हो जाएगा 98। ये बिल्कुल सिंपल है जो अमाउंट में थे। अब इनमें प्रॉफिट भी आता है, सेल्स कॉस्ट, ये सारी चीज़ें कभी कभी परसेंटेजेस में भी आ जाती हैं कि जैसे ये कहिए ना मार्कअप वगैरह, तो उनमें परसेंटेजेस भी आ जाते हैं कि लेट से कोई चीज़ अगर वो 10 रुपए की बेच रहा है, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं ब्रेक इवन तो समझा दूं। एक और कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक इवन। ठीक है, ये नोट बना लें क्योंकि ये मैंने स्लाइड्स नहीं बनाए, अब जिन्होंने पूछा है तो मैं अब आंसर कर रहा हूँ क्योंकि क्लास भी आज कंबाइंड है तो टाइम है हमारे पास। ब्रेक इवन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चा कि सेल्स और कॉस्ट अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 0 आए, या यूं कह लूं कि सेल्स और कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं। बात वही है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो जितना मैंने कमाया, जितना मेरा खर्चा आया, दोनों बराबर हैं। जब कोई भी प्रॉफिट नहीं हुई तो उस चीज को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, अ पॉइंट एट विच द कॉस्ट एंड द सेल्स, या फिर कॉस्ट एंड द रेवेन्यूज आर इक्वल, या फिर ये कह लें वेयर देयर इज जीरो प्रॉफिट, देयर इज नो एनी प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के फॉर्मूला पे आप रख लें क्या था भाई, प्रॉफिट वाज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट 0 है तो मैंने क्या कहा था, आर माइनस
ई विच मीन्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अगर नेगेटिव ई को इधर लेके जाएंगे तो बात वही हो जाएगी, ई इज इक्वल टू आर कह लें या फिर आर इज इक्वल टू ई कह लें। ठीक है बच्चा। अब इसमें यही क्वेश्चन है कि कभी कभी आपको दे देता है, मैं समझा देता हूँ। रेवेन्यू का एक फंक्शन दे दिया दैट इज 2x + 3, फिर एक एक्सपेंसेस का या कॉस्ट का दे दिया। ये मैं खुद इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो भी एग्जामिनर भी रेवेन्यू के लिए कभी सेल्स वर्ड यूज कर रहा है, कभी रेवेन्यू, और कॉस्ट के लिए कभी कॉस्ट वर्ड यूज करता है, कभी एक्सपेंस। तो आप खुद देख लें ये चीजें, मैं इसलिए बार बार इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ जैसे आप आदि हो जाए। चलिए जी, कॉस्ट का कोई फंक्शन उसने दिया हुआ होता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 3x - 1, बल्कि +1 कर देता हूँ, इसको भी 3x कर देते हैं। ठीक है। अगर फिर वो पूछे कि बताएं एट व्हाट पॉइंट, अच्छा x शो करता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, ये 2 कर लें, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब मैं इसी को देता हूँ कि एक एग्जांपल छोटी सी की, एक दुकानदार है, ठीक है जी, वो चले एक पकोड़े वाला है, वो पकोड़े बेचता है और उसका फंक्शन है पकोड़े बेचने के लिए रेवेन्यू का, वो फंक्शन ये है, कॉस्ट का फंक्शन ये है। एक्स शो करता है नंबर ऑफ पकोड़े, ठीक है जी, तो कितने पकोड़े वो एक दिन में बना रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि मुझे वो नंबर ऑफ पकोड़े बताएं जिस पे उसका जो प्रॉफिट है वो 0 होगा, या तो यूं पूछ सकता है कि प्रॉफिट 0 है, या फिर ये कहेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट बताएं, बस सिंपली ये कहेगा ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि अ पॉइंट एट विच द कॉस्ट एंड द रेवेन्यूज और सेल्स आर इक्वल। ठीक है जी। तो फिर आप क्या करेंगे, जो अभी मैंने बताया था सिंपली जो था हमारा कि प्रॉफिट वाज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस से एक्सपेंसेस। जब प्रॉफिट 0 है तो 0 रख दूंगा क्योंकि ब्रेक इवन पे प्रॉफिट क्या होता है जी, 0 होता है। चलें, उसके बाद है आर माइनस ई विच मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इधर आ गए थे तो एक्सपेंसेस वर इक्वल टू रेवेन्यूज। ठीक है, इसी फंक्शन को आप याद कर लें, ब्रेक इवन के लिए हमेशा रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट होता है, या फिर यूं कह लें रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है। चलें जी, फिर मैं क्या करूंगा ब्रेक इवन निकालने के लिए, सिंपली दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दूंगा, आर इज इक्वल टू सी, ये आर इस रेवेन्यू फंक्शन को शो करता है और ये सी जो है इस कॉस्ट फंक्शन को शो करता है। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल मैं समझा रहा हूँ बच्चों की तरह। चलें, अब r की जगह आप r का फंक्शन रख दें, दैट विल बी 3x + 3, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट की जगह कॉस्ट का फंक्शन रख दें, वो था 2x + 1। और अब आप जो है ना x के लिए सॉल्व करें। ठीक है जी, अब x क्या है हमारा, नंबर ऑफ पकौड़े कितने बन रहे हैं, तो वो आप सिंप्लीफाई करें, 3x वहीं पे रख दें, 2x उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा -2x। चलें, ये मैंने थोड़ा शायद फिर गलत लिया, मैं इसको नेगेटिव कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे। चलिए जी, फिर ये हो जाएगा 1 सेम, -3 उधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, एंड x इधर बचा, इधर 4 बचा। ठीक है, तो 4 पकोड़े अगर वो बना के बेचेगा इस फंक्शन के मुताबिक रेवेन्यू और कॉस्ट के, तो उसकी जो प्रॉफिट है वो 0 होगी, या यूं कह लें कि एट x इज इक्वल टू 4 उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, चलिए मुझे बताएं ये जो चीजें हैं क्या समझ में आ रही हैं या फिर सच के ऊपर से जा रही हैं। चलें जी, चलो मैं ये कह रहा था कि ब्रेक इवन तो हमने निकाल लिया, कभी कभी वो ये कहता है कि ब्रेक इवन नहीं, वो पूछेगा वो कौन सा यूनिट है जहां से प्रॉफिट आना शुरू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तो हम देखें ब्रेक इवन कहाँ पे हो रही है। अगर ब्रेक इवन 4 यूनिट्स पे होगी तो उसका मतलब है जो 5वां यूनिट आएगा वहां से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे, अगर यही इक्वेशन होता हमारा, थोड़ा सिंपल इक्वेशन लिख देता हूँ, ये है हमारा रेवेन्यू के लिए 3x, ठीक है जी, कॉस्ट के लिए है 4x, सॉरी 4 नहीं 2x। x हमारा नंबर ऑफ यूनिट दिखा रहा है और ये जो है हमारा कॉस्ट और ये प्राइस दिखा रही है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर ये कहता है कि मुझे बताए प्रॉफिट कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट की बेसिक कंडीशन क्या है, प्रॉफिट तभी होगी जब सेल्स हमारे बढ़ जाएंगे कॉस्ट से, भले फिर वो 1 रुपया ही बढ़े, ऐसे ही है ना, तभी रेवेन्यू प्रॉफिट पॉजिटिव आएगा ना बच्चा। ये समझ में आ रही है बात। अगर मैं कहता हूँ प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के, तो पी जो है यानी कि पीछे जो नंबर है कोई भी, वो पॉजिटिव कब आएगा, जब आर बड़ा होगा सी से।
या यूं कह लूं जब रेवेन्यू ज्यादा होगी कॉस्ट से। तो इसलिए हम इनको ऐसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज में, दैट विल बी 3x इज ग्रेटर देन 2x। तो इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है जी। फिर सॉरी, पहले तो हम ब्रेक इवन निकाल लेना। 3x माइनस 1 कर देता हूँ इसको क्या करें, चलें +2 कर देते हैं, इसको +1 कर देते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी पहले रेवेन्यू रखते हैं, 3x + 2 दैट इज इक्वल टू 2x + 1। ये मैंने क्या किया, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट रखा है ताकि ब्रेक इवन मिले। ब्रेक इवन के लिए ये इधर लेके आए तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 उधर चला गया। चलिए अगेन मैंने गलती कर ली ना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सर आप इनइक्वालिटी पे कर रहे थे ना? जी उधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं। पहले मैं ब्रेक इवन समझा लूं फिर इनइक्वालिटी पे आ रहे हैं, ठीक है। चलें जी, 1 था ऑलरेडी, -2 इधर आ जाएगा तो +2, ये x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 यूनिट्स पे हमारा ब्रेक इवन आ रहा है। या तो आप सिंपली ऐसे सॉल्व करें विदाउट इनइक्वालिटीज में जाने के, फिर आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे 3 यूनिट्स पे और ब्रेक इवन बन रहा है तो जो चौथा यूनिट आएगा उस पे मेरा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है ना। तो x इज ग्रेटर देन 3 पे जो है मेरी प्रॉफिट, सॉरी 4 नहीं, 3 पे मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या तो ऑप्शंस अगर इनइक्वालिटीज में है तो आप ये लगाएंगे, अदरवाइज वो कहेंगे कि प्रॉफिट कहाँ से आना शुरू होगा, तो आप कहेंगे 4 और 4 से आगे, ठीक है। आप इनइक्वालिटीज में कह रहे थे ना, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, मुझे एक बार बता दें जो मैंने लिखी थी। सर 3x + 2 3x + 2, ये रेवेन्यू का था, सॉरी -2 2 था। जी जी -2, ठीक हाँ, है। और कॉस्ट था 2x हमारा 2x + 1, ऐसा ही है। +1। अगर अब हमसे जस्ट इनइक्वालिटीज में ऑप्शन होते और पूछता कि बताएं एट व्हाट क्वांटिटी हमारा प्रॉफिट शुरू होगा, तो हम कहते ठीक है, प्रॉफिट के लिए सिंपली ये है कि रेवेन्यू हमेशा ग्रेटर हो कॉस्ट से, तो रेवेन्यू का फंक्शन रख दूंगा मैं 3x - 2 इज ग्रेटर देन 2x + 1 एंड देन सिंप्लीफाई करें, 2x इधर आ जाएगा तो ये x बचेगा, इज ग्रेटर देन -2 उधर चला जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 3, विच मीन्स जब भी x 3 से बड़ा होगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो मैंने एक कंडीशन आपको ये समझाई कि ब्रेक इवन कहाँ पे है, तो वो तब है जब r बराबर c के है। फिर मैंने बताया प्रॉफिट कब है, दैट इज व्हेन r इज ग्रेटर देन c। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि व्हेन r इज लेस देन c, तो क्या होगा, लॉस होगा ना। मैं एक चीज बेच रहा हूँ, एक चीज को जो मैंने बेचा उस पर टोटल खर्चा मेरा 500 था, कॉस्ट मेरा 500 था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन जो मैंने बेचा है वो 400 में बेचा है, ठीक है। तो 400 कम हुआ ना 500 से, विच मीन मैं लॉस में हूँ। अगर इसको आप प्रॉफिट के फंक्शन में रखते तो फिर भी ये होता कि P इज इक्वल टू प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू का 400 माइनस कॉस्ट का 500, तो हम नेगेटिव में चले गए -100, विच मीन्स वी आर इन लॉस, ठीक है। अब ये बातें निकलेंगी तो निकलती जाएंगी, इसको आप यहीं तक रखें और जो आपको एग्जाम्पल मिलते हैं इनसे रिलेटेड आप उनको सॉल्व करें, फिर इन स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ ले, मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके परसेंटेजेस के क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो फिर आप थोड़े देख लीजिएगा खुद, रेवेन्यू और कॉस्ट पे ना परसेंटेजेस के होते हैं, फिर उनमें ये फंक्शन से अवॉइड करते हैं। अगर वो परसेंटेजेस में आते हैं तो फिर वो सिंपली जो है ना एक रेवेन्यू का अमाउंट दे देते हैं और जो है क्या कहेंगे कॉस्ट का दे देते हैं, और उसके बाद या तो ये पूछ रहे हैं प्रॉफिट क्या है या फिर ये पूछते हैं कि बताएं कितना % प्रॉफिट हो रहा है रेवेन्यू से। वो अब आप खुद ट्राई कीजिएगा, कहीं मसला आया तो फिर मुझसे पूछ लेगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो सिंप्लीफिकेशन में काम आता है, दूसरा ये कि इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मैं मैसेजेस देख लूँ एक दफ़ा। जी जी ऐसे ही है, प्रॉफिट जब 0 हो तो उसे ब्रेक इवन कहते हैं। तो प्रॉफिट जब आ रहा है तो मैंने कहा ना आर इज ग्रेटर देन सी, विच मीन्स कि हम प्रॉफिट में हैं। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये चीजें मिक्स ना करें, सिंपली ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट ये है कि आर इज इक्वल टू सी, ठीक है।
और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ये है कि आर इज ग्रेटर देन सी। लॉस का कॉन्सेप्ट ये है कि आर इज लेस देन सी। बस ये 3 कंडीशन है, सिंपल सिंपल। ठीक है जी। ठीक है बच्चा। अब इस पे एक चीज और मुझे याद आ गई है, वो मैं ज़िम्नन फिर बता देता हूँ यार, 2 मिनट लूंगा आपके। कभी कभी जैसे अभी इसने क्वांटिटी पूछी थी ना, तो कभी कभी ये प्राइस भी पूछ लेता है कि कितने प्राइस पे हो, तो उसके लिए भी कोई फंक्शन दिया हुआ होगा जिसमें क्वांटिटी गिवन होगी, सिंपली जैसे अभी हमने किया, और प्राइस की जगह कोई एक्स या पी या कुछ ऐसा वेरिएबल उसने रखा होगा और कहेगा सॉल्व करके बताएं, तो वो भी आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी। तो परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ये है, सिंपली कोई नंबर हो, लेट से n है, ठीक है जी, उसके अगर पावर 2 हो और हम उसे सॉल्व कर सकें तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलवाता है। दूसरा, हम उसको ऐसे भी टेस्ट चेक करते हैं कि क्या वो अंडर रूट से खुद बाहर आ सकता है। जैसे 9 है तो हम कहेंगे यस, दैट इज 3 into 3 एंड देन एक्चुअली इज 3 स्क्वायर। अगर वो बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। वर्ड स्क्वायर हम यूज करते रहते हैं, आपने नोट किया होगा। तो ये कभी कभी हमसे जो वर्ड प्रॉब्लम में जाता है ना, तो कभी कभी कहता है एक घर है या एक रूम है जिसकी शेप स्क्वायर है, ठीक है जी, और फिर वो आगे कुछ चीजें देता है और कुछ चीजें हमसे पूछता है, ठीक है। या फिर एक घर है जिसमें कारपेट बिछानी है और कारपेट जो है वो लेट से स्क्वायर है, ठीक है, और वो बराबर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 4 की। अब ये बताएं वो टोटल लेंथ उसकी कितनी होगी, ठीक है, तो फिर हम सिंपली उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चा, आगे चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल ये समझ में परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या है। तो हर वो नंबर सिंपली ये याद रखें जो अंडर रूट से खुद बाहर निकल आए वो जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, या यूं कह लें वो 3 जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाए। जैसे ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का है, ये 8 का है, ये 100 है तो 10 का है। ठीक है जी। अब ये फाइंड करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो फैक्टराइजेशन है, सिंपली आप कर लें 3 3 9 3 1 3, फैक्टर आ गए तो आपने रख दिए, ठीक है। दूसरा एक लॉन्ग डिवीजन का मेथड है, वो मैं फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए शायद नया हो, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो कभी भी नहीं पूछेगा कि आप मुझे करके दिखाएं कि लॉन्ग डिवीजन में कैसे होगा या फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसा होगा। तो सिंपली जो तरीका आपको आता है आप वो लगाएं और आगे बढ़ जाएं। चलेंगे, मुझे ये सॉल्व करके दें कि इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग कर लें जब तक, फिर मैं इसको ऑन करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, एक लॉन्ग डिवीजन होता है जिसको हम ऐसे करते हैं, जिसको जो ये तरीका आता है वो इससे चले, जिसको नहीं आता नो इश्यूज, बड़ी बात नहीं है, आप सिंपली चले जो हमने नॉर्मल एक रूट है 5 6 2 5, ठीक है बच्चा, और उसको सिंपली सॉल्व करें आप लोग। चलें, ये तो कर लेंगे ना, या ये भी मैं करूँ फैक्टराइजेशन भी सिंपल। नो सर, कर लेंगे। चलें, गुड है। अच्छा, इसमें एक 2-3 चीजें छोटी छोटी देख लें कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। चाहे तो आप चेक कर लें 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी हैं, आप जब भी उनका स्क्वायर करेंगे तो वो इवन आएंगे, ठीक है जी। वैसे ये आप अगर आपको याद हो वो जो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी तो उससे भी मिलता जुलता है। जाहिर सी बात है, जब मैं किसी इवन का स्क्वायर ले रहा हूँ तो उसका क्या मतलब हुआ, मैं कि एक्चुअली इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और हमने तो पढ़ा था कि 2 इवन की जो प्रोडक्ट है वो भी इवन ही आती है, ठीक है। तो जैसे आपका लिंक बने, जैसे आसान लगे तो आप उस हिसाब से समझ लें। दूसरा ये था स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड, ये भी वही एक्चुअली प्रोडक्ट वाला रूल था जो हमने देखा था कि ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड जो है हमारा ऑड ही आता है। चलें, अगर कोई लेट्स से 7 है तो ये भी ऑड है, इसका मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो इट मींस 7 into 7, तो ऑड इनटू ऑड व्हिच इज 49, दैट इज आल्सो ऑड, ठीक है जी। अच्छा, ये एक और देख लें। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, ये लास्ट पॉइंट है कि कोई पॉइंट में दे देगा आपको और कहेगा इसका स्क्वायर जो है, फिर नीचे ऑप्शन होंगे लेस देन इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ कहेगा या फिर वो नंबर दे देगा, या ग्रेटर देन इटसेल्फ, या फिर मे बी इक्वल कह दे, या मे बी नन ऑफ देम, या बोथ ऑफ देम, कुछ भी ऐसा कह सकता है। तो ये चीज याद रख ली, जो नंबर 1 से छोटा हो, लेस देन 1 हो जब भी, ठीक है, उसका जब स्क्वायर होगा तो मजीद छोटा हो जाएगा, ठीक है जी।
डेसिमल्स में अगर आप 0.4 का स्क्वायर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 विच मीन 4 चौक 16 एंड ये हो जाएगा 0.016 मेरे ख्याल से ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो Yes, अगर हम sir. देखें 0.4 जो है उसका हमने जब स्क्वायर लिया, देखिए 0.4 था एक नंबर, फिर हमने 0.4 का स्क्वायर लिया, सॉरी थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा, ठीक है जी, तो रिजल्ट इसका आया 0.016। तो 0.016 वो तो छोटा है 0.4 से, विच मीन्स कि कोई भी नंबर जो लेस देन 1 हो उसका स्क्वायर छोटा होता है उस नंबर से जो वो खुद था, यानी कि 0.4 का स्क्वायर छोटा होगा 0.4 से। ठीक है, फिर वो नेगेटिव नंबर हो तभी भी छोटा होगा, पॉजिटिव नंबर हो तभी भी। चलें जी, ये पॉइंट में 2, 3, 4 कुछ भी दे सकता है, और कभी कभी ये डेसिमल्स में नहीं बल्कि रैशनल में देता है, तो फिर उसको आप खुद अंडरस्टैंडिंग करेंगे, या फिर अगर आपको उसमें मसला हो रहा है तो सिंपली उसी टाइम डेसिमल में चेंज करें और देखें कि अगर वो 0 पॉइंट से नीचे है तो वो लेस देन आएगा, बाकी अगर 1 है या 1.0000001 भी है और उसका स्क्वायर है तो वो बड़ा ही आएगा। ठीक है, ये कंडीशन स्क्वायर लेस देन वाली जस्ट सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 वाले नंबर्स पे आती है। तो ये छोटा एमसीक्यूज कभी कभी आता है तो देख लें आप। चलें, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि स्क्वायर ऑफ विच नंबर स्क्वायर इज लेस देन इटसेल्फ, तो फिर नीचे ऑप्शन होंगे, लेट्स से ये है 1/2, दूसरा है 3/2 एंड तीसरा है 1/3 एंड चौथा है ए एंड सी बोथ। तो क्या होगा, चले पांचवा नन भी है, कौन सा होगा? सर क्वेश्चन रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स स्क्वायर इज लेस देन इटसेल्फ। तो पहला ऑप्शन है 1/2, दिस वन, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 1/3, चौथा है ए एंड सी बोथ, 5 है नन। अब आप देख लें। 3 A and C. ए एंड सी, हाँ बिल्कुल ए एंड सी भैया, सही था चाहो। तो ये थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, हम A and C. जी हम जज्बात में आते हैं, कभी कभी पहला हमें नजर आ जाता है तो हम जल्दी से जाके ए को भर लेते हैं विदाउट सीइंग कि दूसरा तीसरा चौथा क्या थे। ठीक है, तो ये भी देख लिया कीजिए। चलिए जी, ये एक एमसीक्यू टच होता है नॉर्मली, तो इसको भी ना छोड़िएगा। अच्छा, अब स्क्वायर हो तो कम हो रहा है, भले उसके बाद पावर 3 हो, 4 हो, 6 हो, कम ही होता जाएगा, ये जस्ट स्क्वायर पे महदूद नहीं है। ठीक है जी, आप खुद देखें ना, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ 0.4 का स्क्वायर आया था 0.016, अब खुद अज्यूम करें अगर ये 0.4 था और इसका पावर 3 लेता तो उसका मतलब था 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये 64 तो आता, लेकिन बीच में शायद मेरे ख्याल से 2 जीरो और आ जाती। ठीक है, तो ये और छोटा हो जाता। तो जैसे स्क्वायर बढ़ता जाएगा उसका जो नंबर है अगर डेसिमल से 1 से छोटा है तो और कम होता जाएगा। इसके लिए मैं यूं कह लूं, ये आप नोट कर लीजिएगा कि जो स्क्वायर होता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे जो x है वो लेस देन 1 है जी, तो x स्क्वायर हमेशा लेस देन x होगा, x क्यूब जो होगा वो x स्क्वायर से भी छोटा होगा, और x पावर अगर 4 होगा तो x पावर 3 से भी छोटा होगा। ठीक है जी, तो ग्रेटर पावर वाला जो इस साइड पे होते हैं वो हमेशा छोटे होंगे जो उससे छोटे वाले पावर्स हो, इन केस अगर x जो है वो खुद लेस देन 1 है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. वो कैसे सर, वो ऐसे कि आप खुद देख लेना, 0 पॉइंट मैंने अभी बताया ना 4 का आया था 0 स्क्वायर 0.016। अब आप खुद ट्राई कीजिएगा 0.4 का क्यूब क्या आ रहा है, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ओहो, चले ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर के या स्क्वायर के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं।
कह रहा है कि यू हैव अ स्क्वायर ब्लैंकेट दैट हैज एन एरिया ऑफ 16,000 स्क्वायर इंचेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ब्लैंकेट। थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ। स्क्वायर का शेप नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि यहाँ पे x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x है, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। जब लेंथ इनटू विड्थ दोनों बराबर हैं तो विच मीन्स x इनटू x, और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा फिर x स्क्वायर, विच मीन्स कि स्क्वायर ऑफ द एरिया इज x स्क्वायर। ठीक है जी। जब मुझसे ये कहता कि एक स्क्वायर है, उसकी कोई एक साइड है 4, और मुझे बताओ उसका एरिया क्या होगा, तब तो मैं कह देता कि यार 4 स्क्वायर विच मीन्स 16। दूसरा तरीका ये होता है फंसाने का कि मैं कह रहा हूँ भाई एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 16, अब ये बताओ उसकी लेंथ, भले मैं लेंथ कह लूँ या यूं कह लूँ कि उसकी विड्थ, या यूं कह लूँ कि उसकी किसी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे ठीक है इसका परफेक्ट स्क्वायर ले लो। ठीक है सर 4। जी, तो वो 4। अच्छा, कुछ शायद इसको हम सोच रहे होंगे सर प्लस माइनस कैसे, वो कैसे इग्नोर किया, तो लेंथ जब भी आता है तो वहां पे हम जस्ट क्वांटिटी देखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव में रखते हैं ड्यू टू वो जो हम पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। जी चलिए, अब आप क्वेश्चन को खुद अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे आपसे वो क्या एरिया का पूछ रहा है, तो आप क्या उस नंबर को स्क्वायर करेंगे, या फिर आपसे ये पूछ रहा है 4 देके किसी एक साइड को, तो आप उसको अंडर रूट लेंगे। ये अब आप खुद पढ़ के अंदाजा लगाएं। ठीक है, मैं अगले एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को, उन पे ट्राई करें वन बाय वन। चलिए जी, ये है वर्ड प्रॉब्लम्स जो स्क्वायर रूट पे आते हैं नॉर्मली। देख लें, इन पे ट्राई करें, पहला करें सारे, और मुझे मैसेज करें, माइक पे कोई ना बोलें। चलें जी, मेजोरिटी सही रास्ते पे है माशाल्लाह, क्योंकि शायद क्वेश्चन भी आसान है। पहला मैं देख लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक करता हूँ, बाकी आंसर आप खुद देख लीजिएगा। कि यू हैव अ स्क्वायर ब्लैंकेट, स्क्वायर ब्लैंकेट, उसने खुद बता दिया कि स्क्वायर है वो। ठीक है, that has an area of 1600 square inches, what is the length of one side of the blanket। तो सिंपली ये स्क्वायर इंचेस में है और पीछे बताया ब्लैंकेट स्क्वायर है, तो आप इसका अंडर रूट लेंगे तो कोई एक साइड आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एरिया बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। अभी हमें असल में ये बता रहा है कि आपका जो एक्स स्क्वायर है ना वो है 1600। अब मैं कह रहा हूँ मुझे x चाहिए, x मतलब कि एक साइड ऑफ द लेंथ, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट दोनों साइड लेंगे तो ये 1600, इसको निकालेंगे बाहर तो 400 आ जाए। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, स्क्वायर कॉफी टेबल, इसने खुद बताया कि कोई कॉफी टेबल है जो है ही स्क्वायर ऐसे। ठीक है जी, which has an area of 196 square inches, what is the length of one side of the coffee table। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, जैसे इसने स्क्वायर कॉफी कह दिया, आगे चल के उसने इंचेस को भी स्क्वायर इंचेस कह दिया, जिसका मतलब है ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड है। फिर आपसे आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द कॉफी टेबल, और किसी एक साइड की पूछ रहा है तो आप सिंपली इसका अंडर रूट ले लें, विच विल बी 1 मिनट अजान हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ।
जी, तो 196 का जो है आप अंडर रूट लेंगे, वो सिंपली फिर आप साइड में जाके अगर सॉल्व करें तो इसके जो हैं फैक्टर्स आएंगे आई गेस 2 into 2 into 7 into 7 विच मीन्स कि 14 का ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यू हैव अ स्क्वायर Yes, फ्लावर, sir. खुद कह रहा है वो स्क्वायर फ्लावर गार्डन दैट हैज एन एरिया ऑफ 4000 स्क्वायर्स। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, तो सिंपली इसका भी आप अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि वो खुद एरिया बता रहे हैं और किसी एक साइड का पूछ रहा है, तो एरिया इस चीज के बराबर होता है किसी एक साइड का निकालना हो, सॉरी विदाउट वन मतलब कि अंडर रूट एक चीज का निकालना हो तो फिर आप अंडर रूट लेते हैं, तो ये बचेगा 400 जो है वो खुद 20 का है मेरे ख्याल से। Yes, sir. यस सर 20 है। जी चलें, ऐसे ही बाकी हैं आप खुद देख लीजिएगा, अब इस पे ज्यादा कहना मेरे ख्याल से टाइम जाया के बराबर है, सिंपल है ये। एक और मैं आपको दिखाता हूँ वर्ड प्रॉब्लम इसके। सर हम 6 समझा दें। 6 बेटा क्या कह रहे हैं, मार्क वांट्स टू फेंस हिज स्क्वायर बैकयार्ड, ठीक है बैकयार्ड है लेकिन वो भी स्क्वायर है बता दिया। He measures his backyard to be 875 square feet. Fencing is sold by the foot. ठीक है, how many feet of fencing will Mark need? ठीक है, इसमें क्या है मतलब, एरिया बताया हुआ है उसने। नहीं सर, एरिया फाइंड करना है। Let me see. How Mark wants to fence his square backyard. He measures his backyard to be 800. पूरी बैकयार्ड की दी हुई है मेरे ख्याल से, ये क्या कहते हैं इसको 875 875 मल्टी 4 क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है ना, तो एरिया इंटू 4 का किसने कह दिया आपको? नहीं सर, इसमें शायद यूनिट का कोई मसला है। यूनिट मैं चीजें रिकॉर्ड भी कर लूं क्योंकि जिनको पिछले में वो इशू था तो वो इसमें देख लेंगे। चलें जी, हमने यही कहा कि अगर ये दिया हुआ है कि मार्क वांट्स टू फेंस हिज स्क्वायर बैकयार्ड, एक बैकयार्ड है जो स्क्वायर शेप का है व्हिच मींस लाइक दिस, चारों साइड्स इक्वल हैं। ही मेजर्ड हिज बैकयार्ड टू बी 875 स्क्वायर फीट। पहले तो एक हिंट यहाँ पे था कि वो स्क्वायर है, दूसरा हिंट ये भी होता है कि यूनिट देखें, अगर यूनिट के साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो विच मीन्स कि वो एक एरिया है। अगर जस्ट वर्ड फीट होता तो उसका मतलब होता वो किसी एक साइड की बात कर रहा है, किसी एक लेंथ की बात कर रहा है। ऊपर भी आप देखें ना यहाँ पे जब एरिया की बात की तो उसने कहा 1600 स्क्वायर इंचेस, ये नहीं कहा कि 1600 इंचेस। फिर जब अगेन उसने एरिया की बात की तो उसने कहा स्क्वायर एरिया की बात की तो उसने कहा 196 स्क्वायर इंचेस, ये नहीं कहा कि 196 इंचेस। ठीक है, मैं छोटी छोटी हिंट दे रहा हूँ कि पता कैसे चले। एक तो वो पहले बताता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर वर्ड यूज किया है, ऊपर भी स्क्वायर किया था, लेकिन वो यूनिट में भी बताता है। ठीक है ना, क्योंकि एरिया का यूनिट और किसी एक साइड का यूनिट दोनों सेम नहीं होते हैं। किसी एक लेंथ की जब हम यूनिट लिखते हैं तो वो होता है लेट से जैसे इसका हमने निकाला था 400 आया था, तो वो हम आंसर में रखेंगे 400 इंचेस, स्क्वायर इंचेस नहीं, क्योंकि वो एक साइड का है। ठीक है जी, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर आप आगे चलेंगे तो ये कह रहा है ही मेजर्स हिज बैकयार्ड टू बी 875 स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट है तो पहले तो मुझे चाहिए जस्ट एक साइड का लेंथ विच मीन्स मैं अंडर रूट लूंगा क्योंकि स्क्वायर फीट का फार्मूला ये है विच इज 875 इन दिस। तो ये अगर मैं अंडर रूट लूँ दोनों साइड से तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, किसी ने बताया था मुझे भी 29.5। ठीक है, चलें एग्जाम में तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं देता जिसमें आपके पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसे ही पता है 60 सेकंड में पॉइंट्स वाले नहीं होते, वो अमूमन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। लेकिन जो ये क्वेश्चन हम उस हिसाब से चलते हैं फिलहाल, तो एक्स आया हमारा 29.5। अब वो कह रहा है कि फेंसिंग इज सोल्ड बाय द फुट। अब अगर किसी ने घर में कभी काम करवाया तो उसे पता होगा ये जो टाइल वगैरह भी लगती हैं तो उनका भी जो रेट बनता है वो फुट के हिसाब से बनता है। ठीक है, खैर ये फेंसिंग की बात हुई तो हाउ मेनी फीट ऑफ द फेंसिंग विल मार्क नीड। इसका सिंपल मकसद ये है कि एक बैकयार्ड है जो स्क्वायर है जिसका हर एक साइड 29.5 है, 29.5। ठीक है, 29.5 एंड दिस आल्सो 29.5। अब कहता है ये बताए टोटल कितनी उसको फुट रिक्वायर होगी फेंसिंग करवाने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर का, विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड, या यूं कह लें इक्वल टू सम ऑफ द फोर साइड्स। क्योंकि एक जो स्क्वायर है उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम जस्ट वर्ड एक्स यूज करते हैं,
तो जनरल फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ, पैरामीटर का ये होता है कि p इज इक्वल टू x 4 टाइम्स, ये 4 साइड्स हैं लेंथ की, अगर उनको हम ऐड करेंगे तो p आ जाएगा 4x। ये सिंपल फॉर्मूला है पैरामीटर का। तो अब आप वो निकालें, x था हमारा 29.5 which means 118 118 4 मल्टीप्लाई बाय 29.5 जो भी आया, क्या आया बच्चा? 118 118। अच्छा ठीक है, चलें 118। अब इसका क्या कहते हैं वो यूनिट क्या होगा? यूनिट बताए फुट कोई? सर, सर मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो फीट स्क्वायर फीट फीट स्क्वायर फीट ना, फीट सोना होगा। ना, स्क्वायर स्क्वायर नहीं फीट दो ना ना नहीं, ठीक है ठीक नहीं, है ठीक स्क्वायर नहीं आएगा ना बच्चा, क्योंकि ये कहीं पे स्क्वायर था, लेंथ की साइड हमने ऐड किए, जस्ट मल्टीप्लाई नहीं की, है सर। तो ये फीट आएगा। तो ये भी देख लीजिएगा, कभी कभी ये 118 के दो ऑप्शंस होंगे, तो मे बी एक जगह पे 118 स्क्वायर फीट लिख ले, एक जगह पे 118 जस्ट फीट लिख ले। तो हम 118 जस्ट जो फीट लिखा हुआ है उसको क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर नाउ सर निमरता? अब निमरता तो बाहर खड़ी हुई, चलिए उन्हें मैं ऐड कर देता हूँ। जी पूछ ले, बीच में था किसी का क्वेश्चन। जी किसी का क्वेश्चन था कोई? सर यहाँ पे अगर फूट आया तो फूट नहीं लिखेंगे, बच्चा ऑप्शन फुटी, फुट का नहीं। जी फुटी होगा ऑब्वियसली, लेकिन फुट की प्लूरल फीट है ना बच्चा, तो उसने फीट वर्ड यूज किया होगा। फेंसिंग इज जमा सोल्ड है। बाय द फुट, ये तो इसने वैसे सिंगुलर यूज किया है ना बताने के लिए, ठीक तो है सर ना? अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो फिट भी आ गया फूट भी आ गया तो किसको टिक करेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, क्योंकि 200 के लिए वर्ड फीट ही लगता है, तो आप फीट ही लगाएंगे, प्लूरल है ना। ये ऐसे ही है, मैं कहता हूँ कि इसका आंसर है फॉर एग्जाम्पल 200 किलोग्राम, दूसरा है नहीं 200 किलोग्राम, या यू कह लें 20 इंचेस, ठीक है, ये सिंगुलर है ना, इंच अगर जस्ट लिख देता, दूसरा था 20 इंचेस, तो 20 इंचेस लगा देना हम बच्चा, ये ऐसे ही है। तो 20 फुट है तो वो तो फुट यूज नहीं होगा, ऑब्वियसली फीट ही आएगा। मसला फीट, स्क्वायर फीट और फीट का आता है, वो आप समझ लें। दीपा बस क्लास एंड होने वाला है, डोंट वरी। चलें, अच्छा निमरता, एनी क्वेश्चंस ना हो, ये समझ में आई अब बात मैंने क्या कही, या अभी भी कोई डाउट है आपका तो वो क्लियर कर ले। नो सर। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। चलें ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई कहीं मसला आ रहा है तो फिर आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। चले, ये क्लास तो मैं भी एंड करूंगा, लेकिन ये थोड़े और क्वेश्चन थे वो आप देख लें, ठीक है? ये 10 क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ये एक दफ़ा आप देख लें, ठीक है? नहीं तो बाद में यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। मैं थोड़ा इसको भी तोड़ देता हूँ, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके। चलिए, 784 चेयर्स आर अरेंज्ड, भाई 784 chairs are arranged in an examination hall in such a way that the number of chairs in each row is the same as the number of rows। अब उसी लेवल थोड़ा डिफरेंट है, वहां तो वर्ड स्क्वायर स्क्वायर यूज कर रहा था, हम बड़ी आसानी से अंडर रूट ले रहे थे या जो भी कर रहे थे। अभी कह रहा है कि द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज द सेम एज द नंबर ऑफ रोज, ठीक है? जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 रोज हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो चेयर्स भी 2 हैं, ठीक है? या फिर यूं कह लें, अगर 10 रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो जो चेयर्स होंगे वो भी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 होंगे, ठीक है? यहाँ पे मेरा थोड़ा तरतीब सही नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि अगर 10 यानी कि 1 2 करते करते आए 10 चेयर्स होते और 10 रोज होते, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता, दोनों साइड्स की जो लेंथ थी वो बराबर हो जाती, विच अल्टीमेटली मीन्स कि वो स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? या एरिया समझ लें, जिनको एरिया समझ में आ रहा है। अगर फिर हमसे पूछता है कि आल्सो फाइंड द नंबर, अच्छा पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ रोज, पहले ये बताओ, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। तो सिंपली देखिए ना, मैं अगर कहता हूँ 2 रोज हैं और जितने रोज हैं उतने ही चेयर्स हैं, तो अगर रोज x हैं तो चेयर्स भी x हैं, विच मीन्स x स्क्वायर है टोटल, और x स्क्वायर बराबर है 784 के,
और अगर मुझे भले वो मुझसे फिर नंबर ऑफ रोज पूछे या नंबर ऑफ चेयर्स पूछे, मैं तो सिंपली x को सॉल्व करूंगा जो आएगा √784। तो क्या आंसर आ रहा है, किसी ने अगर किया है तो? सर 28। जी 28। ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी 28 है क्योंकि उसने खुद कहा था नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ रोज आर द सेम, तो नंबर ऑफ चेयर्स भी वही होंगे, यानी कि ईच रो विल हैव 20 चेयर्स एंड देयर विल बी 28 रोज। ठीक है, बाकी ये तो सिंपल है, खुद देख लीजिएगा बिल्कुल। दिस वन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इतना, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगला है द लेंथ ऑफ अ रूम इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा अब आप लोग। ठीक है, अब ये जो हम बिल्कुल सीधा सीधा स्क्वायर करते आ रहे थे उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ रूम इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ एंड द एरिया इज दिस मच, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। कर लेंगे? जी सर। सर ट्राई करेंगे। यस सर। ठीक है ठीक है, ये अच्छी बात है, ट्राई कर लें, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ कि इसमें सिंपल स्क्वायर स्क्वायर ये नहीं होंगे, आपको दो छोटे से साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। वो अब कैसे होंगे वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये भी हैं और आगे दूसरे भी क्वेश्चन हैं, मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा। 5 ये हैं, 5 आगे हैं। अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। एनीवन?